Hello, viewers. Welcome to the lecture series of Environmental Chemistry. This is a unit from class 11th Chemistry, and this is the lecture number 2. And in the previous lecture, we were discussing about tropospheric pollutions. Tropospheric pollutions में हम mainly gaseous air pollutants और particulate pollutants इन दो categories में pollution को study करते हैं. तो gaseous air pollutants जैसे कि oxides of sulfur, nitrogen, carbon, hydrogen sulfide, hydrocarbon, ozone and other oxidants. Okay. And particulate pollutants में हमारे पास है dust, mist, fumes, smoke, smog, etc. So last क्लास में हमने ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के बारे में डिस्कस कर लिया था, नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस कर लिया था और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस कर लिया था. We were on oxides of carbon. So let us continue with the oxides of carbon. Oxides of carbon. तो कार्बन के मेनली हमारे पास दो तरह के ऑक्साइड्स को स्टडी करते हैं. पहला तो एक है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, एंड अदर वन वी हैव इज कार्बन डाइऑक्साइड. And in the last class, lecture number 1, we discussed about carbon monoxide in very much detail. हमने कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम CO से डिनोट करते हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया. हमने ये भी देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में आ कहाँ से रही है, क्योंकि वैसे तो नहीं नुकसान कर रही, मतलब आ कहाँ से रही है, हम ह्यूमंस की वजह से कहाँ से आ रही है कि जो हम इनकम्प्लीट कंबशन होता है कार्बन का, उससे मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट होती है. लाइक जो हमारी ऑटोमोबाइल होती है उसके एग्जॉस्ट से, इन सब से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है. तो उसके हार्मफुल इफेक्ट में हमने बताया था कि ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है. क्यों? क्योंकि ये आपके हीमोग्लोबिन के साथ कंपाउंड बना लेती है विच इज वेरी मच स्टेबल एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कंपाउंड, और आपके ऑर्गन्स को अंदर, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फ्लो को इंटरप्ट करती है ये. ओके. तो ये तो थी हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड की कहानी. कार्बन डाइऑक्साइड भी कोई कम नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा नुकसान है इसके भी हमारे लिए. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यूजुअली एयर में एग्जिस्ट कर रही है, काफी है, लेकिन वो इतनी ही है कि हमें नुकसान ना कर सके. मतलब एक बैलेंस बना हुआ है नेचर में, हर चीज का एक बैलेंस बना हुआ है, और वो बैलेंस ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण डिस्टर्ब हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाती है चीजें, और फिर वो हार्मफुल करने लग जाती हैं. तो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 इससे भी डिनोट करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक हम अब तक कैसे देखते हैं, पैटर्न सेम ही है अपना. पहले अपन वो एयर में आ कहाँ से रही है ये देखते हैं, उसके बाद उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं अपन. तो एज यूजुअल लेट अस फर्स्ट सी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में आ कहाँ से रही है. लेट अस फर्स्ट राइट डाउन. सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 is released into the atmosphere by respiration, burning of fossil fuels for energy, and by decomposition decomposition of limestone during manufacture of cement during the manufacture of cement during the manufacture of. तो CO2 के हमारे मेन सोर्सेज क्या है? CO2 के हमारे मेन सोर्सेज है रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन. ये हमारे मेन सोर्सेज दिए गए हैं. और रेस्पिरेशन से कैसे CO2 रिलीज हो रही है, ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक बात है, एविडेंट है काफी ज्यादा. एवरीवन नोज कि जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ, वी इनटेक द ऑक्सीजन and in return we release CO2 in the surroundings. ठीक है. बट
ये जो रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है, इससे जो CO2 निकल रही है, ये इतनी हार्मफुल नहीं है इन कंपैरिजन विद, इतनी क्या बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि हम छोड़ रहे हैं वो ना, क्योंकि जो रेस्पिरेशन से CO2 निकल रही है, उसका बैलेंस बनाने जितना काम हमारे नेचर ने हमारे लिए पहले से किया हुआ है। बट ये जो हम एक्स्ट्रा जो बर्डन डालते हैं हमारे नेचर पे CO2 को बैलेंस करने का, फॉसिल फ्यूल्स बर्न करके, लाइमस्टोन के डिकम्पोजिशन से जो CO2 निकल रही है, वो जो चीज है वो बैलेंस को डिस्टर्ब करती है। मतलब मेन बात क्या है, नेचर का बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर वो बैलेंस खराब होता है, तब चीजें खराब होने लगती हैं। और हर हर केस में हमारे पास यही है। अब जैसे कि हमारे पास हमारे एनवायरनमेंट में अराउंड 0 का CO2 फॉर्म्स अबाउट 0.03% वॉल्यूम ऑफ द एटमोस्फेयर। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट अगर इससे ऊपर जाती है CO2 का, तब हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये देखो, अब एक पूरा एक साइकिल समझने की कोशिश कीजिए। प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में हमें जरूरत है ऑक्सीजन की जीने के लिए, और प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए होती है जरूरत CO2 की। ठीक है? तो हम CO2 इनहेल करते हैं, सॉरी, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और बदले में CO2 एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं। ठीक है? और प्लांट्स क्या करते हैं? उसी CO2 को वो इनहेल करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, और बदले में एनवायरमेंट में CO2 रिलीज कर देते हैं। तो एक कंपैटिबल, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि भाई तुम्हें जो जरूरत है मैं दे देता हूं, जो मुझे जरूरत है तुम दे दो। तो एक बैलेंस बना हुआ है। बट अगर हमारे सराउंडिंग्स में एक्सेस CO2 हो जाएगा, मतलब ज्यादा CO2 हो जाएगा, और नंबर ऑफ प्लांट्स उतने ही रह जाएंगे, तो CO2 जितना उनको लेना है वो तो उतना ही लेंगे। भाई एक्स्ट्रा कैसे ले लेंगे? उनकी कैपेसिटी तो उतनी ही है, वो तो नहीं बढ़ने वाली। अगर एक इंसान 2 रोटी खा के आपको 10 रुपए दे रहा है, ठीक है, और आप 50 रोटी बना के रख दोगे, उसको तो दो ही खानी है, वो तो एक्स्ट्रा नहीं लेगा। वो तो 2 रोटी लेके आपको 10 रुपए दे देगा। तो सेम बात हो रही है कि भी प्लांट्स को जितनी CO2 चाहिए उतनी तो ले लेंगे वो। बट अगर आप एक्सेस कर देंगे, तब फिर एनवायरमेंट में CO2 का जो कंटेंट है वो बढ़ने लग जाता है। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। सिर्फ हम CO2 का लेवल नहीं बढ़ा रहे हैं, हम दूसरी तरफ से, एक हाथ से हम CO2 का लेवल बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को काटते जा रहे हैं। अब देखो, आपने भी पेड़ भी काट दिए, दूसरी तरफ CO2 का लेवल बढ़ा दिया फॉसिल फ्यूल्स बर्न करके और चीजों से। तो अब बैलेंस मेंटेन कैसे हो? भाई पेड़ भी कट गए, अब जो मतलब फॉसिल फ्यूल से भी आपने CO2 बढ़ा दी, तो बैलेंस कैसे मेंटेन होगा? तो बैलेंस बिगड़ गया। तो एनवायरनमेंट में CO2 क्या होगी? बढ़ने लग जाएगी। और जैसे जैसे CO2 बढ़ेगी, CO2 का काम क्या होता है? वो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर के अंदर हीट को ट्रैप करके रखती है। और ज्यादा CO2 होने के कारण ज्यादा हीट ट्रैप करेगी, और ज्यादा हीट ट्रैप करेगी तो अपने ग्लोब का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब गर्म होने लगेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। सिंपल सा एक पूरी एक स्टोरी की तरह है चीजें, मतलब कोई ऐसे प्रकट नहीं हो रही है चीजें अचानक से। ठीक है? तो ये जितनी भी मैंने कहानी कही, लेट अस ट्राई टू राइट इट डाउन। विद द इंक्रीज use of fossil fuels, a large amount of CO2 gets released gets released into the atmosphere. Okay, बट हमारे पास कौन है? हमारे पास प्लांट्स है। एक्सेस ऑफ CO2 in the air is removed by green plants, and this maintains the balance, maintains an appropriate level of CO2 in the atmosphere. ठीक है? यहां तक तो एकदम क्लियर है कि
जितना भी CO2 का एक्सेस था वो हमारे ग्रीन प्लांट्स ने मैनेज कर दिया। ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर CO2 for photosynthesis. For green plants require CO2 for photosynthesis, and they in turn in turn emit oxygen, thus maintaining the balance, the delicate balance. Deforestation and burning of fossil fuel increases the CO2 level. Deforestation, deforestation, and burning of fossil fuels increases increases the CO2 level and disturb the balance disturb the balance in the atmosphere. The increased amount of CO2 in the air is mainly responsible for ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग तक हम आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग को एक बेसिक लेवल में मैंने आपको आइडिया तो मिल गया है कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब थोड़ा इसको और अच्छे से डिटेल में ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के साथ इसको अच्छे से समझते हैं। तो अबाउट 75% सोलर एनर्जी जो हमारी धरती पर पहुंचती है, उसमें से 75% ऑफ द एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, जिससे हमारी धरती का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। और जो रेस्ट ऑफ द हीट जो है हमारी, वो एटमोस्फेयर क्या करता है, मतलब रेडिएट्स बैक टू द एटमोस्फेयर, बाउंस बैक कर जाती है। और जो सम ऑफ द हीट गेट्स ट्रैप्ड बाय द गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर इन द ओजो एटमोस्फेयर। मतलब कि हमारे ये जो चार पांच जो मैंने गैसेस के नाम लिए, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू हीट ट्रैप। सबसे पहला है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरो फ्लोरोकार्बन कंपाउंड, जिसको हम CFCs भी बोलते हैं, CFCs। ओके, एंड वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर। तो ये जो हमारी गैसेज है, दीज गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट ट्रैपिंग हीट ट्रैपिंग इन द एटमोस्फेयर। ओके, सो यही है हमारे रीजंस कि भाई इनका एक्सेस हो जाता है तो हमारी एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप होने लगती है, और उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो हमारी कोल्ड प्लेसेस होती है, वहां पे फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सबको उगाने का क्या तरीका है, वो एक ग्लास कवर्ड एरिया के अंदर उगाते हैं। एक ग्लास से कवर कर देंगे एक जगह को, और उसके अंदर उगाते हैं, उसको हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। और सिमिलर तरीके से हम भी एक ग्रीन हाउस के अंदर रहते हैं। यानी कैसे, कि भाई हमारी धरती है और इसके अराउंड एक ब्लैंकेट है, एटमोस्फेयर का है, जिसको हम कहते हैं एटमोस्फेयर, जो कि टेम्परेचर मेंटेन करता है हमारे धरती पर। और ये काम हमारा एटमोस्फेयर सदियों से करता आ रहा है। बट धीरे धीरे हमारी हरकतों के चलते ये जो एटमोस्फेयर है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण से कि जैसे कि ग्रीन हाउस जो ग्लास का जो हमने बताया प्लांट्स के लिए, वो क्या करता है, हीट को अंदर ट्रैप करके रखता है। इन द सेम वे एटमोस्फेयर भी सन की हीट को अर्थ सरफेस के पास ट्रैप करके रखता है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। बट बट जब हम जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है हमारी, ये जब ज्यादा क्वांटिटी में हो जाती है और इनकी ये ज्यादा हीट को ट्रैप करने लगती है, दिस लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है,
अभी जैसे कि हमने कुछ ग्रीन हाउस गैसेस देखी, जैसे कि इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी बोल सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस। ओके। तो इसमें CO2 का प्रोडक्शन तो हमने बता दिया। मीथेन कैसे प्रोड्यूस होता है? मीथेन इज मीथेन इज प्रोड्यूस्ड naturally when vegetation is burnt, digested or rotted in the absence of oxygen. Okay, in the absence of oxygen. तो ये हमारा कि मीथेन कैसे बनती है। और इसके अलावा large amount of methane are released in paddy fields, coal mines, from rotting garbage dumps, rotting garbage dumps, and fossil fuels, and by fossil। ठीक है, ये हमारे मेन सोर्सेज है, मीथेन हमें कहाँ कहाँ से बनती है। ठीक है। एंड नाउ वी टॉक अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे बनती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFCs भी बोलते हैं, आर आर मैन मेड। ये गौर करने वाली बात है, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये हमारे मनुष्य की देन है। मैन मेड इंडस्ट्रियल केमिकल यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एक्सेट्रा। ठीक है। CFCs इज द मेन कॉज, जिसके कारण से ओजोन लेयर जो है हमारी वो डिप्लीट हो रही है। CFCs आर ऑल्सो डैमेजिंग ओजोन लेयर। CFCs आर ऑल्सो डैमेजिंग ओजोन लेयर। ये बात ऑब्जर्व करी गई थी, मतलब लाइक जो साइंटिस्ट वगैरह चेक करते रहते थे वो पोल्स पे जाके ओजोन के कंसंट्रेशन को, और एक बार उन्होंने पाया कि बहुत तेजी से ओजोन के अंदर होल होता जा रहा है। और जब ये बात सबको पता चली तो वर्ल्ड वाइड डिसीजन लिए गए, CFCs को बंद करने का फैसला लिया गया। इसको फिर एक दूसरी गैस, हाइड्रोक्लोरोकार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इससे इसको रिप्लेस किया गया। ठीक है। और उसके बाद जाकर हमारी जो ओजोन में जो होल होता जा रहा था वो ठीक किया गया। CFC एक बहुत ही डेंजरस गैस है। हाँ, तो जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये था हमारा सब्स्टिट्यूट। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी कोई बहुत फायदेमंद नहीं है, बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बहुत बेटर है। ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई सारी गैसेस के बारे में, और हमने ये भी बात कर ली कि इन केमिकल्स, फर्टिलाइजर, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये सब ऐसे ही चलता रहा तो जो हमारी गैसेस है ये ज्यादा से ज्यादा रिलीज होती रहेंगी, और जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता जाएगा, जिसके कारण जो हमारे पोलर आइस कैप्स है, जो हमारे ग्लेशियर्स है, वो सब मेल्ट होने लगेंगे। और वो मेल्ट होने लगेंगे तो सी लेवल राइज करने लगेगा, और जो लो लाइंग एरियाज है धरती पे, वहां पे पानी ऊपर चढ़ने लगेगा। इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ इंफेक्शियस डिजीज लाइक डेंगी, मलेरिया, येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस एंड मैनी मोर डिजीजेस। तो एक इन गैसेस से धरती का टेम्परेचर बढ़ने के कारण काफी सारी बीमारियां फैलने की संभावना है। इसीलिए हमें हमारे पर्यावरण का ध्यान रखना अति आवश्यक है। ओके। तो हम अपने एनवायरनमेंट का, हमारे सराउंडिंग्स का कैसे ध्यान रख सकते हैं? तो इट्स वेरी सिंपल, कि ऐसी चीजें जो कॉज कर रही हैं ऐसी गैसेस का रिलीज होना, उसको अवॉइड किया जाए। एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, उसको अवॉइड किया जाए। अमाउंट ऑफ, जैसे कि मैंने बताया कि बैलेंस बिगड़ रहा है, कैसे बिगड़ रहा है कि पेड़ भी कट रहे हैं और गैसेस भी ज्यादा रिलीज हो रही है। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और इनकी गैसेस को डिक्रीज करें, गैसेस डिक्रीज कैसे होगी कि हम गाड़ियां वाड़ियां को अवॉइड करें, पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का ज्यादा यूज करें,
बाइसिकल्स का यूज करें। तो ऐसे सब चीजें अगर आप करते हैं तो आप अपने सराउंडिंग्स को बचा सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस मूव अहेड एंड नाउ टॉक अबाउट एसिड रेन। तो एसिड रेन एज द नेम सजेस्ट, रेन प्लस एसिड मतलब आसमान से तेजाब की बारिश। तो जो हमारी नॉर्मल रेन होती है उसका पीएच क्या होता है? पीएच ऑफ नॉर्मल रेन, नॉर्मल रेन वाटर जो होता है उसका पीएच होता है अराउंड 5.6। रेन वाटर होता है 5.6, और ये अपने एच पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस के कारण होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं ये बात भी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयंस formed by reaction of rainwater with carbon dioxide present in the atmosphere। उसकी रिएक्शन हमारे पास है H2O प्लस CO2 गैस H2CO3। ठीक है, और H2CO3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, H2CO3 H प्लस प्लस HCO3 माइनस। ठीक है, सो हमारी रेन का पीएच यूजुअली 5.6 के आसपास होता है, और जब ये पीएच 5.6 के बिलो चला जाता है तब हम कहते हैं कि एसिड रेन हो रही है। तो व्हेन द पीएच ऑफ द रेन वाटर रेन वाटर ड्रॉपलेट्स ड्रॉप्स बिलो 5.6, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी कहानी हमारी क्लियर है। तो एसिड रेन हो कैसे रही है? तो एसिड रेन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ acid rain is a byproduct byproduct of a variety of human activities that emit the oxides of sulfur and nitrogen in the atmosphere। अब रिकॉल करो कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन एमिट करती हैं। तो हमने जैसे कि पहले बताया था कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जिसके अंदर सल्फर और नाइट्रोजीनियस मैटर होता है, उनके बर्न करने पर हमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन रिलीज होते हैं। ठीक है, कोल, ऑयल इन पावर स्टेशन, फर्नेस और पेट्रोल, डीजल, मोटर इंजन्स, ये सब के सब रिस्पॉन्सिबल है हमारे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन के कारण को रिलीज करने के लिए हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, और SO2 और NO2 ऑक्सीडेशन के बाद reacts with rainwater are major contributors to acid rain। तो हमारी रिएक्शन क्या होगी? ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2, ये गैस है हमारी, ये भी गैस है, प्लस 2H2O गिव्स अस 2H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक बहुत खतरनाक एसिड है हमारे। O2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड, 4 times of HNO3 aqueous। ठीक है, so this was the reaction which is involved in the production of acid rain। कि जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज है जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना, पेट्रोल डीजल, पावर स्टेशन पे कोल ऑयल, ये सब का जलना SO2 और NO2 रिलीज करते हैं। तो वो SO2 और NO2 H2 और H2O के साथ रिएक्ट करके इस रिएक्शन के अंदर H2SO4 HNO3 ये क्रिएट करते हैं, जो कि एक एसिड है और काफी ज्यादा हार्मफुल है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि इफेक्ट्स के बारे में, कि इस एसिड रेन के इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं हमारे पे। तो एसिड रेन एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर, ट्रीज एंड प्लांट, एज इट dissolves and washes away
न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर देयर ग्रोथ। तो एक हार्मफुल इफेक्ट हमारे पास ये आ गया। ठीक है। दूसरा हार्मफुल इफेक्ट क्या है हमारे पास? पहला दूसरा हार्मफुल इफेक्ट क्या है? इट कॉजेज रेस्पिरेटरी एलिमेंट एलिमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ठीक है। और इसके अलावा जब हमारा एसिड रेन का जो पानी है वो धरती पर गिरता है, फॉल्स, और हमारा बहकर नदियों के साथ ग्राउंड वाटर के साथ मिलता है, तब उससे हमारी जो एक्वाटिक लाइफ है उससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। फ्लोज एज ग्राउंड वाटर टू रीच rivers, lakes, etc. It affects plants and animals life in aquatic ecosystem। ठीक है। तो ये तो थे हमारे हार्मफुल इफेक्ट जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस इन पे पड़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि अब तक जितने भी आपने हार्मफुल इफेक्ट देखे, मतलब अब तक जितने भी कार ऑक्साइड स्टडी की हमने, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर, किसी ने भी हमने मतलब निर्जीव वस्तु के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट के बारे में चर्चा नहीं करी। बट अब हम उन चीजों के बारे में भी बात करने वाले हैं जो निर्जीव है। एसिड रेन damages buildings and other structure other structures made of stone और metal। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ताजमहल। The Taj Mahal in India has been affected by acid rain। ओके। सो जो हमारा जो ताज था, मतलब जो आगरा सिटी में हमारा ताजमहल है, उसके अंदर, उसके आसपास की जो फैक्ट्रीज वगैरह थी उसके चलते एसिड रेन बहुत हो रही थी, और ताज का जो मार्बल है वो डैमेज हो रहा था, वो पीला पड़ने लगा था। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू मेक एन एक्शन प्लान इन 1995 टू प्रिवेंट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। और एक ताज ट्रेपेजियम जिसके अंदर हमारे आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, भरतपुर, ये सारा जितना भी इलाका था, इसके अंदर जो रिफाइनरीज, इंडस्ट्रीज थी, इनको भी कहा गया कि ऐसी चीजें बिल्कुल यूज नहीं की जाएंगी जो एसिड रेन को कॉज की जाए। ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा गया, और आज थोड़ा हमारा ताज बच गया है, वरना खराब हो चुका था, एकदम पीला पड़ जाता, एकदम सफेद ताज। तो इसके साथ हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया था, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में हमारे पास एक गैसियस पॉल्यूटेंट्स है और दूसरा है पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। हमने हमारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स सारे डिटेल में अच्छे से हार्मफुल इफेक्ट्स के साथ स्टडी कर लिए हैं। अब इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। ठीक है। So what are particulate pollutants? These are the minute solid particles or liquid droplets in air। ठीक है। ये जो हमारे छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉप्स हवा के अंदर जो है, उनको हम क्या बोलते हैं? पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। These are present in vehicle emissions। These are present in vehicle emissions, smoke particles from fires, dust particles in the atmosphere, sorry, dust and ash from industries, dust particles and ash from industries। तो ये सब है हमारे कि किस किस कैसे कैसे प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में। और जो ये पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, पर्टिकुलेट particulates in the atmosphere may be
वायबल और नॉन वायबल। वायबल क्या है, नॉन वायबल क्या है, वी विल लुक एट दिस, डोंट वरी, वी विल लुक एट ईच एंड एवरीथिंग। तो जो वायबल पर्टिकुलेट्स है हमारे, द वायबल पर्टिकुलेट, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगाई, मोल्ड्स, एल्गे, एक्सेट्रा। अब ये वाले जो है ना, ये हमें इतना नुकसान नुकसान नहीं करते हैं। हमें मेन दिक्कत है नॉन वायरल से, ज्यादा दिक्कत उसी से ही है, क्योंकि फंगाई, बैक्टीरिया, इनसे इंसान को कुछ दिक्कतें होती है, प्लांट डिजीजेस भी होते हैं, ठीक है, बट नॉन वायबल ज्यादा नुकसान करते हैं। So now we are going to study non-viable particulates in detail. So non-viable particulates may be classified according to their nature and size as follows. तो सबसे पहले है हमारे पास स्मोक पार्टिकुलेट। स्मोक पार्टिकुलेट स्मोक पार्टिकुलेट्स में हमारे क्या क्या है, सॉलिड और मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स फॉर्म बाय combustion of organic matter. Smoke particulate consists of solid or mixture of solid and liquid particulates particles formed during combustion of organic matter. Combustion of organic matter, ठीक है। जो स्मॉल पार्टिकुलेट्स है वो सॉलिड और मिक्सचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकुलेट्स जो है हमारे कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के दौरान बनते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोक, सिगरेट स्मोक, स्मोक फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल, ठीक है, गार्बेज एंड ड्राई लीव्स, ऑयल स्मोक, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स। लेट अस मूव हेड एंड टॉक अबाउट डस्ट। तो डस्ट इज composed of fine solid particles produced during crushing, grinding, and attribution of solid material, ठीक है। सैंड फ्रॉम सैंड ब्लास्टिंग, डस्ट फ्रॉम वुडवर्क, ये सोर्सेज है हमारे सारे के सारे, कि कहाँ कहाँ से हमारे पास डस्ट आ रही है। पल्वराइज्ड कोल, सीमेंट एंड फ्लाई ऐश फ्रॉम फैक्ट्रीज, डस्ट स्टॉर्म, etc. So these are examples of this type of particulate emission, ठीक है। तो अभी तक हमने स्मोक और हमारा डस्ट के बारे में बात की, ठीक है। सो स्मोक में हमने, हमारे पास पहले देखो थोड़ा एक बार अच्छे से लिख लिया हमने, अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि जो माइन्यूट सॉलिड और लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती है हमारे में, ये कंसिस्ट करते हैं हमारे पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को, ठीक है। इनका मेन रीजन क्या होता है कॉज का, कि भाई जो व्हीकल से एमिशन हो रहा है, स्मोक पार्टिकल्स फ्रॉम फायर, डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, तो ये हमारे मेन रीजन है कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पर्टिकुलेट्स हैं एटमॉस्फेयर में वो दो प्रकार के हैं, वायबल और नॉन वायबल। वायबल पर्टिकुलेट होते हैं हमारे बैक्टीरिया, फंगाई, मोल्ड्स, एल्गे। बैक्टीरिया फंगाई से इंसानों को, जानवरों को एलर्जीज या काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बट दीज आर नेचुरल। मेन दिक्कत आती है नॉन वायबल पर्टिकुलेट्स में, जिससे कि स्मोक हो गया हमारा। स्मोक हमारा सिगरेट का स्मोक, स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, गार्बेज से, सूखी पत्तियां जलाने से, ऑयल स्मोक, इन सब से जो स्मोक जल रहा आ रहा है वो काफी ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल है। डस्ट, डस्ट में कौन कौन से आ गए अपने, कि सैंड,
फ्रॉम सैंड ब्लास्टिंग, जो लकड़ी का काम करते हैं वहां से जो डस्ट आ रहा है वो वाला। ठीक है। सीमेंट, सीमेंट आपने देखी होगी कितनी बारीक सी एकदम होती है। ठीक है, उससे भी काफी ज्यादा हवा में अगर काफी ज्यादा फैलता है। एश फ्रॉम फैक्ट्रीज, डस्ट फ्रॉम, ये सारे हमारे क्या है, एग्जाम्पल है डस्ट पर्टिकुलेट के। ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास पास मिस्ट। फिर है हमारे पास मिस्ट। मिस्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ प्रे लिक्विड, प्रे लिक्विड्स, एंड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन एयर, एंड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन एयर। एग्जाम्पल आर sulfuric acid mist and herbicides, herbicides and insecticides that miss their target, miss their target and travel through air and form mists. Okay. And fourth one is fumes. Fumes are generally obtained by condensation of vapor during sublimation. Fumes are generally obtained by the condensation of vapors during sublimation, distillation, boiling, and several other chemical reactions. Chemical reaction. Generally, organic solvents, organic solvents, metals, and metallic oxides form fume particulate. तो फ्यूम particulate जो है अपना पार्टिकल्स, तो ये वाला है, इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, काफी ज्यादा सेंटेंस से ही पता लग रहा है कि जो हमारा कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर का, सब कंडेंसेशन ऑफ वेपर, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग, इन तरह की जो केमिकल रिएक्शन है, इन सब से फ्यूम्स जनरेट होता है। ठीक है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मेटल्स, मेटेलिक ऑक्साइड, ये सारे के सारे फ्यूम्स पार्टिकल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो ये सब तो था हमारा नॉन वायबल particulates। ठीक है। तो द इफेक्ट ऑफ particulates आर लार्जली डिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल साइज। तो इफेक्ट की बात करते हैं अब थोड़ी सी अपन। ठीक है। तो इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ particulate pollutants are largely dependent on particle size। यानी कि जो पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स हैं उनके पार्टिकल साइज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, कि मतलब पार्टिकल साइज कितना है उतना उस पे डिपेंड करेगा कि हमें हम कितना होगा। तो एयर बॉर्न particles such as dust, fumes, mist, etc. are dangerous for human health, health of human। ठीक है। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं इस बात को कि जो डस्ट है, फ्यूम्स है, मिस्ट है, ये सारे क्या है, डेंजरस है हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए। ठीक है। और पॉल्यूटेंट्स बिगर देन 5 microns are likely to lodge in nasal passage, whereas particles of about 10 micron enter into lungs। ओके। तो यहाँ तक तो ठीक है सब, कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे 5 माइक्रोन से बड़े, दे कैन लॉज इनटू नेजल पैसेज, और 10 माइक्रोन से जो बड़े हैं हमारे 10 माइक्रोन के आसपास के, वो हमारे लंग्स में इजिली घुस सकते हैं। लेड जो है अपना, लेड जो मैगी में मिला था एक बार, बैन हो गई थी उस टाइम, तो लेड यूज टू बी मेजर पॉल्यूटेंट्स एमिटेड बाय व्हीकल्स। और लेड मतलब क्यों, क्योंकि जो पेट्रोल था उसमें लेड मिलाया जाता था। ठीक है। और वो एयर में रिलीज होता था, उससे काफी ज्यादा हार्म होता था। बट
इसके हार्मफुल इफेक्ट के चलते अब जो हमारा पेट्रोल है वो बिना लेड वाला आने लगा है, मतलब लेड नहीं मिलाया जाता पेट्रोल में। तो लेड का वैसे नुकसान क्या था? डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इसमें डिस्टर्ब करता था वो। तो इसको भी लिख ही देते हैं, अपन इतना लिखा है तो एक और चीज लिख लेते हैं। लेड यूज्ड टू बी अ मेजर एयर पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट emitted by vehicles. Leaded petrol, leaded petrol used to be the primary source of airborne airborne lead emission in Indian cities. ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को वैसे तो ओवरकम कर लिया गया है, लेड अब नहीं मिलाया जाता है। बट लेड करता क्या था कि लेड इंटरफेयर्स इंटरफेयर्स विद द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये उसका था हमारा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लेड। ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी सम मोर थिंग्स लाइक स्मोक, फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।